धनेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं भारत की ओर से, विश्व बैंक में रहे हैं। शुरुआत में धनेंद्र कुमार जी आपसे करूंगा। एक अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी भारत की। आखिर कैसे बड़ी ये अर्थव्यवस्था और अमेरिकी डॉलर की गणना के क्या मायने हैं? आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मौके पर इस चर्चा का आयोजन किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जी और आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो भारत की 75वीं आजादी की वर्षगांठ पर, आजादी के अमृत काल में, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता था कि जो हमारे रूलर्स थे, जो शासक थे हमारे जी 1947 में, क्योंकि बात आजादी की कर रहे हैं तो उनसे आजादी हमने ली थी, और आज 75 साल के बाद हम उनको पीछे छोड़कर उनसे आगे बढ़ गए। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती थी। जी तो ये बड़ा ऐतिहासिक और गर्व का क्षण है, जिसके लिए मैं आपको और सबको, भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और देखा जाए तो एक ये बड़ा मोटिवेटिंग और प्रेरणादायक क्षण है ऐसे सभी देशों के लिए जो कॉलोनियलिज्म से, जो विदेशी शासन से उभरे हैं, ये बताने के लिए कि वो किस प्रकार अपने बलबूते पर, अपने अपने ही कर्म से जी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें जो आपने पूछा कि डॉलर की जी परिभाषा के मुताबिक जो क्या मायने इसके हैं, जी और एक कांस्टेंट उसके लिए क्या मायने हैं, और मौजूदा उसके लिए क्या मायने हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये आईएमएफ के डॉलर टर्म्स में यूके को आज भारत ने पीछे छोड़ दिया है। और उसमें उन टर्म्स के मुताबिक आज जो 31 मार्च को यूके की अर्थव्यवस्था की टोटल वैल्यू होती थी, वो 854 बिलियन डॉलर थी, 854.7, सॉरी, भारत की जी 854.7 और ब्रिटेन की 814 थी। तो ब्रिटेन को छोड़कर भारत उनसे आगे निकल गया है। और ये सिर्फ एक ही अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये सारे मुद्दों के अंदर भारत ने अब बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हम ब्रिटेन के शुभचिंतक हैं, हम चाहते हैं वो भी आगे बढ़े, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि किस प्रकार अपने बलबूते पर खड़े होकर, चाहे हम अपनी जो एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे हम अपने जो दूसरे गणक हैं जी जिनसे कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को या दूसरी चीजों को कैलकुलेट करें, ये बात सही है कि हमारे पास 140 करोड़ की जनता है जिनको हमें उठाना है, और ब्रिटेन के पास तकरीबन 6.8 करोड़ की जनता है। तो तकरीबन 20 गुना हमारे पास ज्यादा लोग हैं जिनकी हमें स्टैंडर्ड लिविंग को जी ऊपर उठाना बिल्कुल। है। लेकिन भारत ने जो हासिल किया है वो किसी भी मानक के मुताबिक कम नहीं माना जा सकता। पहलू है धनेंद्र कुमार जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जापान की बात मैं करूं या जर्मनी की बात की जाए, चीन, अमेरिका उससे भी आगे हैं। आप कैसे देखते हैं उस लक्ष्य को भारत कैसे प्राप्त कर सकता है और उसके लिए आगे क्या करना होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। देखिए, जहां तक हमारा 5वीं स्थिति से तीसरी स्थिति में आने का सवाल है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर, इसके बारे में बैंक ऑफ अमेरिका ने एक स्टडी करके ये फोरकास्ट की हुई है कि 2030 तक भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। जी और उसके पीछे जो बहुत सारे कदम हो सकते हैं, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज एक तो ये है कि हम जो हमारी एक ह्यूमन मैन पावर है और जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, उसको हम रोजगार दें, और ऐसा रोजगार दें जो कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ में। जैसा अभी भट्टाचार्य जी ने कहा और हम सब लोग जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है रोजगार क्रिएट करने के लिए। एग्रीकल्चर भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है रोजगार के लिए। सर्विसेज भी हैं बहुत। अब उन सब में रोजगार की ज्यादा संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है सारे सेक्टर्स की। अगर हम इंक्रीमेंटली उसको बढ़ाते जाए ईयर ऑन ईयर,
जितनी पैदावार होती है, चाहे हम एग्रीकल्चर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे सर्विसेज में, चाहे हम हेल्थ केयर, एजुकेशन और दूसरी चीजों को लें, ई कॉमर्स सेक्टर में फॉर एग्जांपल ट्रेड के लिए बहुत संभावनाएं हैं। जी कुल मिलाकर अगर हम सारे सेक्टर्स में इंक्रीमेंटली प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं टेक्नोलॉजी को लेकर और रोजगार के नए साधन पैदा करें, तो उससे हम तेजी से बढ़ सकते हैं। दूसरा, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको हमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के तौर पर भी बदलने की जरूरत है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा था, ये नहीं कि उनमें प्रतिस्पर्धा ऐसी हो कि एक दूसरे को नीचे गिराना है, लेकिन अगर वो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा उनमें पैदा हो सके कि कैसे ज्यादा रोजगार पैदा करें, कैसे ज्यादा पैदावार करें एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट्स में, सारी चीजों में किस प्रकार आगे बढ़े। तो भारत के जो प्रदेश हैं, बहुत सारे प्रदेश तो ऐसे हैं कि बहुत सारे मुल्कों से आगे हैं। यूपी को ले लीजिए, ब्रिटेन से भी आगे है। अगर वो सारे अपने यहाँ इस प्रकार तेजी से काम करें कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जिसमें उनको महारत हासिल है, जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, उनमें काफी आगे बढ़े। कुल मिलाकर भारत तो एक एग्रीगेट है ना, जितनी पैदावार, जो उत्पादकता, जो इकोनॉमी सारे प्रदेशों में बढ़ेगी, उनका एग्रीगेट भारत है। तो अगर वो तेजी से बढ़ें और इस प्रकार बढ़ें कि वो रोजगार ज्यादा से ज्यादा पैदा करें, मेरे विचार से सबसे जरूरी चीज है दो, एक रोजगार और एक प्रोडक्टिविटी, जिसके लिए दोनों के लिए मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आजकल, इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और दूसरी डिजिटल इकोनॉमी की दूसरी चीजें हैं, उनको हम तेजी से बढ़ावा दें। और भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय मैनेजर्स ने दुनिया में आज जाके साबित कर दिया है कि भारतीयों का जो दिमाग है और जो उनकी तकनीक है, जो सोच है, वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हम कर सकते हैं और हम सही रास्ते पर हैं इस मामले में।